हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंकलाब क्लासेस पर। आज अपन लोग अपनी शिक्षण अभिरुचि का सेकंड टॉपिक संप्रेषण पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमने शिक्षण अभिरुचि का अपना फर्स्ट टॉपिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वो अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एवं रीजनिंग का जो अपनी क्लासेज है वो भी अपने चैनल पर कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है संप्रेषण। संप्रेषण टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो अपना वर्ड है संप्रेषण, इसका क्या मतलब है और जो अपना वर्ड है संप्रेषण ये कहाँ से निकला है। ठीक है, संप्रेषण जो अपना वर्ड है ये अपना अंग्रेजी का एक वर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो कि अपन जो अपनी डेली रूटीन की भाषा है उसमें भी अपन लोग यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन का अपना मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से अपनी जो है वो बातचीत करना। कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये अपना लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिस, इससे निकला है। कम्युनिस वर्ड का अर्थ होता है कॉमन या फिर समान। ठीक है, संप्रेषण जो वर्ड है ये अपना कम्युनिकेशन से निकला है और कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये अपना कम्युनिस्ट से निकला है। अपने को अगर सीधा सा ये पूछा जाए कि संप्रेषण वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है तो अपना आंसर होगा कि अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन से। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से अगर हम बातचीत कर रहे हैं उसको तो हम लोग संप्रेषण कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जिस भी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं वो अपना सीधे अपने मुंह से करें। ठीक है, इसके अलावा अपने जो विचार हैं या फिर भावनाएं हैं, अपनी जो भी फीलिंग्स है वो भी अगर हम अगले व्यक्ति तक अगर अपन पहुंचाते हैं उसे भी हम जो है वो संप्रेषण ही कहते हैं। ठीक है, सूचनाओं संप्रेषण में सूचनाओं के आदान प्रदान भावनाओं को समझते हुए संवेगों के साथ में किया जाता है। जैसे कि अगर संवेग जो अपन ने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि संवेग अपने पास में 14 प्रकार के जो है वो संवेग होते हैं। इसमें भय, क्रोध, प्रेम ये सब भी एक प्रकार के संवेग है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति से अगर मैं बात करता हूँ, मैंने अगर उस व्यक्ति को जो मैसेज किया है वो है अगर प्रेम से संबंधित, अगले व्यक्ति तक भी वो जो मैसेज है वो प्रेम से संबंधित ही अगर पहुँचता है तो ही ये अपना संप्रेषण है। अगर मैंने उसको प्रेम से रिलेटेड लिखा था और अगले व्यक्ति तक अगर वो पहुँचता है तो वो बन जाता है अपना नफरत से रिलेटेड, तो वो अपना संप्रेषण नहीं है। ठीक है, जिस भी संवेगों या फिर भावनाओं से मैंने संप्रेषण स्टार्ट किया था उन्हीं भावनाओं के साथ में या उन्हीं संवेगों के साथ में अगर वो अगले व्यक्ति तक पहुंचता है तो ही वह अपना संप्रेषण है। तीसरा पॉइंट है कि जिस अर्थ में संप्रेषण शुरू हुआ हो उसी भाव में प्राप्तकर्ता तक पहुंचना। ठीक है, जिस भी अर्थ में मेरा जो मैं संप्रेषण अगर मैंने स्टार्ट किया है वो जिस भाव में मैंने स्टार्ट किया था या जो मेरा अर्थ था उसे बोलने का, अगर उसी भाव में या उसी अर्थ में वह अगले व्यक्ति तक पहुंचता है तो ही वह अपना संप्रेषण है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो अपने शब्दों का जो आदान प्रदान होता है उसे ही हम लोग संप्रेषण कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, हम जिस भी व्यक्ति से अगर हम सीधे कॉल पे बात करते हैं वो भी अपना संप्रेषण ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो कॉल अगले बंदे को किया है तो वो जो कॉल में मेरी जो आवाज़ है वो अगले बंदे के फ़ोन पर डायरेक्ट जो है वो चली जाएगी। इसके बीच में दो प्रोसेस होती है जिसे अपन लोग बोलते हैं एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनकोडिंग या फिर कोडिंग क्या होती है। मैंने अगर किसी व्यक्ति को कॉल किया है तो वो जो मेरी आवाज़ है वो सबसे पहले जाएगी अपनी सैटेलाइट पर। सैटेलाइट उसे तरंगों में बदलेगा। ठीक है, उस तरंगों में बदलने की जो प्रोसेस है उसे अपन लोग करेंगे एनकोडिंग या फिर कोडिंग। ठीक है, आवाज़ या संदेश को मशीनी भाषा का मतलब जो अपने तरंगे हैं, मशीनी भाषा या फिर तरंगों में बदलना उसे अपन लोग कहते हैं एनकोडिंग या फिर कोडिंग। उसके बाद में सैटेलाइट उन तरंगों को भेजेगा उस व्यक्ति के फ़ोन पर। फ़ोन पर पहुंचने के बाद में ये तरंगे जो है वापस से आवाज़ बदल जाएगी, उसे अपन लोग कहते हैं डिकोडिंग। मशीनी भाषा या तरंगों को अर्थपूर्ण परिवर्तन या फिर आवाज़ में जो अपन परिवर्तित करते हैं उसे कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अपना संप्रेषण है किन किन चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले इसमें अपना आता है प्रेषक या फिर सेंडर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से अगर अपनी बात होती है, ठीक है, मान लो अगर तुम कहीं से आते हो, तुम्हें कोई लड़की मिलती है जो कि तुम्हें लिफ्ट देती है। ठीक है, उसके बाद में तुम घर आते हो, घर आने के बाद में तुम ये सोचते हो कि उस लड़की को जो वो मैसेज किया जाए। तुम हो एक सेंडर। सबसे पहले तुम्हारा प्रोसेस है कि तुम एक प्रेषक हो या फिर तुम सेंडर हो। इसके बाद में तुम उससे कुछ मैसेज लिखते हो कि थैंक यू फॉर लिफ्ट। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है अपना माध्यम में अपना एक आ जाएगा फ़ोन। ठीक है, क्योंकि अपन लोग जो है वो फ़ोन से मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन या फिर इंस्टाग्राम वो फ़ोन का ही पार्ट है। तो माध्यम अपना या फिर चैनल ये अपना आ जाता है फ़ोन। इसके बाद में कोडिंग, मैसेज भी अगर हम लिखते हैं तो वो भी अपना कन्वर्ट होता है पहले तरंगों में, क्योंकि फिजिकल रूप से दो मोबाइल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जो भी मैसेज हम लिखेंगे वो पहले कोडिंग होगा उसका, मतलब जो भी अपन ने मैसेज लिखा है उसको तरंगों में बदला जाएगा। कोडिंग के बाद में वो जो अपना तरंगे थी वो पहुंच जाती है माध्यम पर, यानी कि सैटेलाइट के बाद में उसके फ़ोन पर पहुंचने के बाद में उन तरंगों का होता है डिकोडिंग, मतलब जो भी तरंगे थी वो तरंगे किस शब्द से बनाई गई थी वो शब्द उससे वापस बना दिया जाता है। ठीक है, जो कि अपना था थैंक यू फॉर लिफ्ट।
उसके बाद में अपना आता है प्राप्तकर्ता, वो लड़की जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी उसके फ़ोन पर मैसेज पहुंच जाता है, वो हो गई अपनी रिसीवर। इसके बाद में अगर लड़की ने रिप्लाई दिया तो हो गया अपना फीडबैक। अगर लड़की ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लड़की ने सीन करके छोड़ दिया, तो अपना संप्रेषण कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि संप्रेषण के जो चरण है इसके अंदर जो अपना प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक है ये भी ऐड है। ध्यान रखना, अगर व्यक्ति ने वापस से अपने को कोई रिप्लाई नहीं दिया, सीन करके छोड़ दिया, तो वो अपना संप्रेषण नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ, अब हम बात करते हैं कि संप्रेषण के जो अपने 5 चरण हैं ये कौन कौन से हैं। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, SMCR याद कर सकते हो, वैसे ऐसे ही अपने को याद रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रेषक जो अपन लोग थे ही, जिसने अपने को लिफ्ट दी थी, जिसने अपने को लिफ्ट दी थी वो तो है अपनी रिसीवर। ठीक है, वो लड़की, अपन है प्रेषक या फिर सेंडर। अपन ने उसको मैसेज भेजा। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रेषक, मैंने कोई मैसेज लिखा थैंक यू फॉर लिफ्ट, वो अपना आ जाएगा संदेश में। इसके बाद में माध्यम में आ जाएगा अपना फ़ोन, जिस माध्यम से अपन जो है वो संप्रेषण कर रहे हैं वो अपना आ गया माध्यम के बाद में अपना रिसीवर यानी कि वो लड़की। अब मैंने उस लड़की को जो मैसेज भेजा है, उस लड़की ने मैसेज सीन करा, सीन करने के बाद में अगर उस लड़की ने रिप्लाई दिया तो आ गया अपना फीडबैक, प्रतिपुष्टि। अगर प्रतिपुष्टि नहीं होती है या रिप्लाई नहीं आता है, मतलब अपना संप्रेषण जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वापस से मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपने संप्रेषण के जो है वो कितने प्रकार होते हैं। संप्रेषण के अपने नॉर्मल देखा जाए तो अपने 2 प्रकार होते हैं, लेकिन हम इनके 3 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अपने जो 2 प्रकार हैं, एक तो अपना कि माध्यम के आधार पर, माध्यम मतलब कि जिसमें माध्यम से अपन जो है वो संप्रेषण कर रहे हैं या हम जो लड़के से बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस माध्यम के आधार पर 2 प्रकार से, एक तो अपना शाब्दिक, एक है अपना अशाब्दिक। शाब्दिक अशाब्दिक जैसा कि अपने शब्दों से ही पता चल रहा है। ठीक है, अगर हम शब्दों से कोई भी चीज़ अगले को अपन पहुंचा रहे हैं या अपन संप्रेषण कर रहे हैं तो वो तो अपना आ जाता है शाब्दिक में। अगर हम बिना शब्दों के कर रहे हैं तो वो अपना आ जाता है अशाब्दिक में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शाब्दिक में क्या होता है। शाब्दिक में एक तो होता है अपना कि लिखित। ठीक है, अगर हमने कोई मैसेज अगली बंदी को अगर हमने मैसेज लिखा है वो तो अपना आ गया शाब्दिक में, क्योंकि हमने शब्दों का प्रयोग किया है। या फिर मौखिक, या हम अगर लड़की को फेस टू फेस अगर हम उससे बात कर रहे हैं या फिर हम किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी अपना शाब्दिक में आ गया, क्योंकि अपन लोग जो है वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा टाइप इसमें अपना आ जाता है कि अशाब्दिक। अशाब्दिक में अपने वो भी जिसमें कि अपन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक है अपना चक्षु संप्रेषण। चक्षु का मतलब होता है आँख। ठीक है, अगर हम किसी को भी आंखें दिखाते हैं या आँख मारते हैं, वो भी एक प्रकार का संप्रेषण ही है। मतलब हम व्यक्ति से बातें ही कर रहे हैं लेकिन हम किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना शाब्दिक में नहीं आएगा। चक्षु संप्रेषण, आँखों से इशारे, वो अपने आ गया अशाब्दिक में। इसके बाद में वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण का मतलब ये नहीं है कि अपन किसी से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। वाणी संप्रेषण का मतलब है कि जो भी अपने आवाज़ से अगर हम संप्रेषण कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपन से पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया, हम उसे बोलते हैं तो ये जो अपना है ये कोई शाब्दिक संप्रेषण नहीं है, ये अपना है वाणी संप्रेषण। या फिर अपना स्पर्श संप्रेषण, मतलब कि हम किसी को स्पर्श करते हैं या फिर छूते हैं। ठीक है, टच करते हैं, वो अपना हो जाता है स्पर्श संप्रेषण। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि प्रवाह के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। प्रवाह के आधार पर अपना संप्रेषण होता है 3 प्रकार का। ठीक है, प्रवाह का मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या फिर बराबर। सबसे पहले हम बात करते हैं अधोगामी। अधोगामी का मतलब होता है ऊपर। अधोगामी को कैसे याद करना है, एक प्रकार के अपने जो है वो प्रश्न आते हैं कि अधोलिखित। ठीक है, जैसे कि जो भी अपना हिंदी का पेपर होता है, हिंदी के पेपर में अपना जो सबसे पहले अपना पैराग्राफ या फिर जो पैसेज होता है गद्यांश, सबसे पहले वो आता है। उसके बाद में अपने जो लिखे वो आता है कि अधोलिखित गद्यांश में तो जो है वो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधोलिखित का मतलब होता है कि ऊपर। ठीक है, वही अपना यहाँ पर कि अधोगामी का मतलब होता है कि ऊपर स्तर के व्यक्ति द्वारा आदेश। ठीक है, जैसे कि अगर तुम स्कूल में हो, तुम एक टीचर हो, जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल है वो तुम्हें जो भी आदेश देता है वो अपना आ जाएगा अधोगामी के अंदर। ठीक है, दूसरा है अपना ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी आ जाता है कि नीचे का जो स्तर का जो व्यक्ति है उसके द्वारा विनती, नीचे स्तर के व्यक्ति द्वारा विनती। ठीक है, अगर मैं या तुम प्रिंसिपल या फिर जो भी अपने से ऊपर स्तर का जो भी व्यक्ति है, हम उससे जो भी बात करते हैं या जो भी हम विनती कर रहे हैं वो आ जाती है अपने ऊर्ध्वगामी में। ठीक है, अगर प्रिंसिपल अपने ऊपर कोई आदेश देता है या अपने को कोई भी ऑर्डर देता है वो तो आ जाता है अपना अधोगामी में, क्योंकि वो अपने से ऊपर की पोस्ट वाला है। अगर हम उस व्यक्ति से कोई भी विनती करते हैं या कोई बात हम उसे कहते हैं वो आ जाती है अपनी अर्धोगामी में।
इसके बाद में आ जाती है समस्तरीय। समस्तरीय मतलब एक समान, अगर दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं वो संप्रेषण अपना हो जाता है समस्तरीय। ठीक है, चलते हैं हम इसके नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट पार्ट अपना इसमें है संप्रेषण। जो अपन ने बात करी थी कि अमौखिक या फिर अशाब्दिक जो अपना था वो किस किस टाइप का होता है, या एक तरीके से एग्जाम्पल जो अपने, ठीक है, आसन या पोस्चर जो अपने, आसन या पोस्चर जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, तुम उस व्यक्ति के लिए अपना सिर झुकाते हो उस व्यक्ति के सम्मान में, तो वो भी एक प्रकार का संप्रेषण ही है। सिर की क्रिया जैसे सिर हिलाना, तुम अगर जैसे तुम हाँ कहते हो, सर हिला के अगर तुम हाँ कहते हो, वो भी अपना जो है वो अमौखिक संप्रेषण है। हाथ की क्रिया जैसे हाथ मिलाना, आंखों की प्रक्रिया आंख मारना, चेहरे की अभिक्रिया जैसे मुंह चिढ़ाना, एक जो अपना इमोजी होता है मुंह चढ़ाने वाला, इस टाइप का जो संप्रेषण है वो अपना अमौखिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बस वही है जैसे हाथ मिलाना वगैरह। इसके बाद में हम बात करते हैं कि परिस्थिति के आधार पर तीसरे टाइप का जो अपना संप्रेषण है, संप्रेषण दो ही टाइप के होते हैं लेकिन यहाँ पर अपने पास में 3 टाइप के हैं। परिस्थिति के आधार पर जो अपने संप्रेषण होते हैं, परिस्थिति के आधार पर होते हैं एक तो अंतःवैयक्तिक, यानी कि अपने आप से बातें, मैं अगर खुद से ही बातें कर रहा हूँ, वो है अपनी अंतःवैयक्तिक। उत्तर वैयक्तिक होती है कि विचारों का आदान प्रदान। उत्तर वैयक्तिक के लिए अपने पास में 2 व्यक्ति होना आवश्यक है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए 2 व्यक्तियों का आना आवश्यक है, उसे कहते हैं हम उत्तर वैयक्तिक। जनसंचार होता है कि समूह में संप्रेषण। अगर तुम कक्षा में पढ़ा रहे हो वह किस प्रकार का संप्रेषण है, वह अपना है जनसंचार। अगर तुम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो या कि तुम किसी दूसरे टीचर से बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, सहेली से बात कर रहे हो, या जो भी तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका है उससे भी अगर तुम बात कर रहे हो, तो वो अपना हो जाता है उत्तर वैयक्तिक। उत्तर वैयक्तिक में अपने पास में 2 व्यक्तियों को होना जरूरी है। अंतः वैयक्तिक अपना हो जाता है कि खुद से बातें, जैसे अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ, वैसे तो मैं तुम सब से बातें कर रहा हूँ लेकिन अभी तो मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, तो मेरा जो अभी संप्रेषण है यह आ जाता है अंतः वैयक्तिक में। ठीक है, बाद में है कि संप्रेषण हेतु कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं संप्रेषण किसी भी व्यक्ति से कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो कम से कम मेरे पास में 2 व्यक्तियों को आना आवश्यक है। इसके बाद में 2 व्यक्तियों की परिभाषाएं हैं, याद करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली है अपनी एल्डर डेल की, कि संचार पारिस्थितिकता के मूड के विचारों और भावनाओं को साझा करता है। मूड या जो भी मेरी फीलिंग्स है, उसके बाद में विचारों, जो भी मेरे विचार हैं या जो भी मेरी भावनाएं हैं, उन्हें अगर मैं अगले व्यक्ति तक पहुंचाता हूं, वो है अपना संप्रेषण। जो भी मेरा मूड है, जिस मूड में मैंने जो मैसेज लिखा है, उस मूड में ही अगर वो मैसेज अगले बंदे तक पहुंचता है तो ही वो अपना संप्रेषण है। ठीक है, मूड। किथ डेविस की एक परिभाषा है, किथ डेविस की एक परिभाषा है कि संदेशों या सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। ईजी सी है, याद करना चाहो तो 2 ही है मेन, कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट पेज अपना है कि अपने संप्रेषण के जो है वो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। उद्देश्य, जो भी हम व्यक्ति से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उसके अपने कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, संप्रेषण अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो इसका अपना जो मेन उद्देश्य, पहला उद्देश्य है वो अपना यही है कि सूचनाएं, जो भी सूचना मेरे पास में, अगर ये सूचना मुझे किसी और व्यक्ति को देनी है तो उसके लिए मुझे संप्रेषण करना पड़ेगा। ठीक है, तो संप्रेषण का एक अपना उद्देश्य है कि सूचनाओं का आदान प्रदान। दूसरी अपनी उद्देश्य है कि विचारों का स्पष्टीकरण। जो भी मेरे विचार हैं, ठीक है, मैं अपने विचार किसी और व्यक्ति तक पहुंचाता हूं, उसे हम कहते हैं संप्रेषण। तो विचारों का जो स्पष्टीकरण है उसे वो अपना संप्रेषण का एक उद्देश्य हो जाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये भी संप्रेषण का अपना एक उद्देश्य हो जाता है। अपनी बात अर्थपूर्ण तरीके से समझाना, जिस अर्थ में मैंने जो बात बोली है उसी अर्थ में अगर वो बात अगले बंदे तक पहुंचती है तो वो अपना संप्रेषण हो जाता है, और यही अपने संप्रेषण का एक उद्देश्य भी है। हाव भाव एवं संवेगों को उसी रूप में पहुंचाना, बता दिया था पहले ही। जो भी अपने संवेग है, ठीक है, अगर मैंने किसी को मैसेज लिखा है, अगर मेरा संवेग अगर प्रेम है, मैंने प्रेम से रिलेटेड कोई भी संदेश अगले व्यक्ति तक अगर लिखा है, अगर वो उसी संवेग में यानी वो प्रेम में ही अगले व्यक्ति तक पहुंचता है तो ही वह अपना संप्रेषण है। ठीक है, इधर अपना है कि संप्रेषण की अपनी विशेषताएं क्या हो जाती है। संप्रेषण की अपनी विशेषताएं है कि संप्रेषण एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपना जो संप्रेषण है ये बिना मतलब कुछ भी है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका अर्थ है। संप्रेषण एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, क्योंकि संबंध का मतलब 2 व्यक्ति जब भी कनेक्टेड होते हैं, मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो अपना संप्रेषण उस व्यक्ति से हो रहा है, मतलब कि हम दोनों के बीच में जो है एक पारस्परिक संबंध स्थापित है। तीसरा है कि संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मकता का अपना मतलब है कि ये एक प्रकार की निरंतर प्रक्रिया, संप्रेषण रुकता नहीं है। इसके बाद में है कि संप्रेषण मनोसामाजिक
प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं या संदेशों के साथ भावनाएं जुड़ी रहती है। बता दिया था पहले ही कि जो भी अपनी फीलिंग्स है उनको हम अगले व्यक्ति तक अगर पहुंचाते हैं तो वो अपना हो जाता है संप्रेषण। इसके बाद में हम चलते हैं कि संप्रेषण की अपनी बाधाएं क्या क्या है। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं वो तो अपना संप्रेषण है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से कि हम उस व्यक्ति से बातें नहीं कर पाते, वो अपनी आ जाती है संप्रेषण की बाधाएं। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इस टाइप से पूछा जाएगा कि निम्न में से संप्रेषण की कौन सी बाधाएं हैं या फिर कौन सी संप्रेषण की बाधा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वातावरण संबंधी। ठीक है, बाधाएं अनेक प्रकार की होंगी। वातावरण संबंधी जो भी अपना नेचर है इससे संबंधित भी अपनी बाधाएं होंगी, भाषा संबंधित भी अपनी बाधाएं होंगी, मनोवैज्ञानिक संबंधित भी होंगी, पृष्ठभूमि संबंधित, प्रेषक व ग्राही संबंधी और माध्यम संबंधी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वातावरण संबंधी जो भी अपना नेचर है ये अपने से किस प्रकार अपने को रोकता है किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप रोड के किनारे किसी भी लड़की क्या रे यार, हर बार एग्जाम्पल में लड़की निकलता है। अगर तुम रोड के किनारे किसी से भी अगर तुम बातें कर रहे हो यार, तो ये तुम्हारा जो है वो संप्रेषण हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पर गाड़ियों की आवाज़ें और दूसरा जो शोरगुल है वो बहुत ज़्यादा होता है तो तुम उससे बातें नहीं कर पाओगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो शोरगुल है ये भी अपना संप्रेषण में एक प्रकार की बाधा है, वातावरण संबंधी बाधा। ठीक है, क्योंकि ये वातावरण से हो रही है। दूसरी है कि दूरी। अगर तुम बहुत दूर हो, दो व्यक्ति बहुत दूर है, वो अगर एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं तो भी ये एक प्रकार की जो है वातावरण संबंधी बाधा है, क्योंकि दूरी पर अपनी आवाज़ इतनी तेज़ तो है नहीं कि 1 किलोमीटर तक पहुँच जाएगी। तीसरा है कि समय की कमी। समय की कमी ऐसे कि जैसे कि अगर कोई भी तुम्हें मिलता है और तुम्हारे पास में एक लिमिटेड टाइम है कि 5 मिनट तक तुम इससे बातें कर सकते हो, तो 5 मिनट में अगर तुम्हारी बातें बहुत लंबी है, एक एक दो दो घंटे की तुमने बातें जो है पहले से सोच रखी है, तो ये भी तुम्हारे संप्रेषण में एक प्रकार की बात है। जैसे कि अगर तुम्हें कहीं पर स्पीच देने का मौका मिले, तुमने स्पीच तो लिखा है 1 घंटे के अकॉर्डिंग और तुम्हें टाइम दिया जाता है अगर 5 मिनट का। ठीक है, तो समय की जो कमी है ये भी अपने संप्रेषण में एक प्रकार की बाधा है। उसके बाद में है कि संप्रेषण यंत्रों का उपयुक्त ना होना। संप्रेषण यंत्र जो भी है जैसे कि अपना मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर या जो भी अपने संप्रेषण यंत्र है, ये अगर उपयुक्त नहीं है तो भी ये वातावरण संबंधी एक प्रकार से अपने बीच में बाधा है। अस्पष्ट वातावरण ये भी अपने बीच में वातावरण संबंधी एक बाधा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाषा संबंधी। ठीक है, लैंग्वेज से संबंधित कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो कि दो व्यक्तियों को बात करने से रोकती है। सबसे पहली है कि अस्पष्ट शब्द। ठीक है, मैं अगर तुम्हें कोई ऐसा शब्द बोलता हूँ जिसका कि कोई भी अर्थ नहीं निकलता या फिर जो कि अस्पष्ट है, तो मैं अगर अच्छे से सुनाई ही नहीं देगा तो अपना जो संप्रेषण है वो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। जिस भाव में मैंने बोला था उस भाव में तुम तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने अगर बोला मतलब और तुम तक वो पहुँच गया मलतब, तुम्हें वो शब्द जो है वो समझ में नहीं आया। जिस अर्थ में मैंने बोला था उस अर्थ में वो शब्द तुम तक अगर नहीं पहुंचा तो वो अपने एक प्रकार की संप्रेषण की बाधा है। यह है अपनी भाषा संबंधी। ठीक है, अस्पष्ट वाक्य। अगर मैं कोई वाक्य बोलता हूँ, अगर वो वाक्य अस्पष्ट है, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे से नहीं सुनाई दिया, अगर मैंने तुम्हें बोला कि क्या तुमने खाना खा लिया और तुम्हें अगर वो चीज़ नहीं सुनाई दी तो तुम उसका आंसर भी नहीं दे पाओगे। अगर तुमने फीडबैक नहीं दिया या फिर जिस अर्थ में मैंने तुमसे बात करी थी वो उस अर्थ में तुम तक अगर नहीं पहुंची, ये भी एक प्रकार की अपनी संप्रेषण से भाषा संबंधी बाधा है। इसके बाद में है कि त्रुटिपूर्ण उच्चारण। ठीक है, मैं अगर किसी भी वर्ड को बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का जो है वो तरीका सही नहीं है या फिर मैं उसमें जो है गलती कर रहा हूँ बोलने में, ये भी अपनी भाषा संबंधी एक प्रकार की बाधा है। इसके बाद में कि हकलाना। हकलाना का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो रुक रुक कर बोलता है, रुक रुक कर अगर वो व्यक्ति बोलेगा तो व्यक्ति तक वो बात जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, उसे समझ में ही नहीं आएगा, तो ये भी अपनी भाषा संबंधी एक बाधा है। तुतलाना, जो भी व्यक्ति जो है वो तोतला बोलता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार की भाषा संबंधी बात है। कठिन शब्दों का प्रयोग। अगर मैं कठिन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, अभी भी अगर मैं क्लास में कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करूँ, तुम्हें जो बात अगर समझ नहीं आएगी तो वो भी अपनी भाषा संबंधी एक प्रकार से बाधा है। इसके बाद में अपना आता है कि मनोवैज्ञानिक संबंधी। मनोवैज्ञानिक संबंधी आता है कि जो भी अपने मानसिक रूप से अगर जो भी अपनी बाधाएं हैं, जैसे कि अरुचि। अगर हम किसी व्यक्ति को जो वो पढ़ा रहे हैं, उस व्यक्ति का अगर उस विषय में या फिर उस सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं है, अरुचि है, तो ये भी एक प्रकार की अपने मनोवैज्ञानिक संबंधित बात है। क्योंकि हम उस व्यक्ति से बात तो करना चाहते हैं, हम उसे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं चाहता कि वो पढ़े। हम इधर से पढ़ा रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति अपनी बातें ही नहीं सुन रहा, तो ये अपना, क्योंकि उस बंदे का इस सब्जेक्ट में जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, तो अरुचि भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंधित बाधा है। पूर्वाग्रह या फिर पूर्व का अधिगम। पूर्व का अधिगम की, जैसे तुमने कोई चीज़ जो है पहले से पढ़ रखी है, ठीक है,
अब अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ जो है वो संप्रेषण के माध्यम से अगर मैं तुम्हें सिखाता हूँ, अगर तुमने कोई वर्ड या फिर कोई भी जो अपना टॉपिक है अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ रखा, तो तुम्हारा कभी ये मन नहीं करेगा कि तुम वो टॉपिक जो है वापस से पढ़ो, क्योंकि अगर तुमने वो टॉपिक पहले से नहीं पढ़ा है तो तुम्हारा ये भी मन नहीं करेगा कि तुम वो टॉपिक अब भी पढ़ो। ठीक है, तो पूर्व का अधिगम या फिर पूर्वाग्रह, जो पिछले का अपना ज्ञान था, वो भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक संबंधित बाधा है। इसके बाद में आती है अपनी निद्रा या फिर नींद। अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो, तुम कक्षा में अगर पढ़ा रहे हो और अगर बच्चों को अगर नींद आ रही है, ये भी अपनी एक प्रकार की संप्रेषण में बाधा है। तनाव, अगर किसी बच्चे को स्ट्रेस है तो बच्चा अपनी बातें नहीं सुनेगा तो संप्रेषण में बाधा आ जाएगी। आत्मविश्वास की कमी, बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी अपनी संप्रेषण में एक प्रकार की बाधा है। प्रेषक व ग्राही संबंधी बाधाएं, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, व्यक्ति जो बातें सुन रहा है, हम दोनों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो भी अपनी बाधा में आ सकती है। ठीक है, अगर मुझे बोलना नहीं आता तो वो मेरे से संबंधित बाधा है। अगले व्यक्ति को अगर सुनना नहीं आता तो वो उससे संबंधित बाधा है। माध्यम संबंधी बाधाएं, अगर मेरा फ़ोन खराब है, ठीक है, ये अपनी आ जाती है माध्यम संबंधी बाधा। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि शोर क्या होता है। ठीक है, शोर एक तो अपना होता है लाउड, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कि जो भी अपनी आवाज़ होती है, बहुत सारा जो शोरगुल होता है, वो शोर नहीं। प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ठीक है, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर बाधा होती है तो उस बाधा को अपन जिस वर्ड से जानते हैं वो अपना शोर। ठीक है, जो भी बाधा होती है उसे अपन शोर कहते हैं। उसके बाद में चलते हैं कि कक्षा में संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये तुमसे पूछा जाएगा कि कक्ष में संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि छात्र संबंधित कारक। ठीक है, जो भी अपने स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अपने संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। पहला कारण अपना है कि छात्रों की आयु। छात्र अगर बहुत कम एज के हैं, 3 से 4 एज के अगर छात्र है और तुम उन्हें अगर पॉलिटी पढ़ा रहे हो या ऐसे सब्जेक्ट ज्योग्राफी जो कि बड़ी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, तो उन बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी अपने संप्रेषण को प्रभावित करेगा। बौद्धिक स्तर, बच्चे कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये भी इसमें अपना एक प्रकार से संप्रेषण को प्रभावित करता है। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि बच्चों ने पहले कितना सीखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम बच्चों को संज्ञा अगर बच्चों ने नहीं पढ़ रखी है और तुम उन्हें अगर सर्वनाम पढ़ाते हो तो उन्हें सर्वनाम समझ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने संज्ञा नहीं पढ़ी। पहले संज्ञा पढ़ी जाती है, उसके बाद में सर्वनाम। तुम उन्हें डायरेक्ट अगर सर्वनाम पढ़ाते हो तो उन्हें वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि सर्वनाम से पहले अपने संज्ञा पढ़ी जाती है। तो पूर्व ज्ञान भी एक प्रकार से संप्रेषण को जो वो प्रभावित करता है। उसके बाद में कि छात्रों की आयु, बौद्धिक स्तर, विषय के संबंधित पूर्व ज्ञान संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, छात्रों की रुचि और ध्यान, अगर छात्रों का इंटरेस्ट नहीं है या फिर छात्र जो है तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी संप्रेषण को जो वो प्रभावित करता है। छात्रों की भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अगर मेरी भाषा अलग है, जैसे कि अगर तुम टीचर बनते हो और तुम्हारी जो ड्यूटी है वो लगती है डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा साइड में, वहाँ के जो बच्चे होंगे उनकी जो भाषा होगी वो अलग होगी। तुम उन्हें अगर पढ़ा रहे हो मारवाड़ी, राजस्थानी या फिर हिंदी भाषा में, अगर उन्हें ये भाषा समझ में ही नहीं आ रही है तो तुम्हारा जो संप्रेषण है ये भी प्रभावित होगा, क्योंकि तुम जिस वे में जो बात है वो बोल रहे हो वो उन्हीं अर्थों में, उन्हीं संवेगों में, उन्हीं भावों में अगर विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचती है तो अपना संप्रेषण जो है वो प्रभावित होता है। इसके बाद में हम चलते हैं कि शिक्षक संबंधी कारक, क्योंकि पहले जो हमने पढ़े थे वो तो थे अपने स्टूडेंट से संबंधित। ठीक है, अब अपने की शिक्षक संबंधी, अपनों से संबंधित। सबसे पहला है कि शिक्षक की शिक्षण शैली। अगर मैं तुम्हें कोई वर्ड या फिर कोई भी टॉपिक अगर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अगर मेरी शैली सही नहीं है, ठीक है, अगर मेरी पढ़ाने की शैली सही नहीं है तो भी अपना संप्रेषण जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आएगा। शिक्षक की शिक्षण शैली कक्षा में संप्रेषण को प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा है कि अपनी शिक्षक की भाषा और स्पष्टता। वही जो पहले टॉपिक थे, भाषा जो है ये बच्चों को भी प्रभावित कर रही है लेकिन शिक्षक को भी तो प्रभावित कर रही है, क्योंकि बोलने वाला तो शिक्षक ही है। बच्चों को भी प्रभावित कर रही है लेकिन शिक्षक भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो मेरी जो भाषा होगी वो भी संप्रेषण को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो अपने को उसी भाषा का चयन करना है जो भी छात्र जो है वो समझ सके। शिक्षक का छात्रों के साथ में संबंध। ठीक है, यदि शिक्षक छात्रों के साथ अच्छा संबंध रखते हैं तो छात्र उनके अधिक सहज महसूस करेंगे और उनसे अधिक सीखेंगे। जैसे कि अगर कोई टीचर होता है वो बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा घुलनशील है या फिर उसका व्यवहार जो है बच्चों के साथ में बहुत अच्छा है, तो बच्चे भी उसके साथ में जो अच्छे से पेश आते हैं, उनसे पढ़ते भी अच्छे हैं और अच्छे से समझते हैं। वही कोई ऐसा टीचर जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है, तो उससे जो बच्चे हैं वो डरते हैं और उसका जो संप्रेषण है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चे उससे सीख नहीं पाते। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका बच्चों के साथ में व्यवहार बहुत अच्छा है, तो अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम भी होगी, अगर
अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो भी वो उस जो शिक्षक है उससे पूछ सकते हैं। लेकिन वही अगर शिक्षक बच्चों को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है तो बच्चे उस शिक्षक से डरेंगे और उससे जो भी उनका जो प्रॉब्लम होगी उसे भी वो नहीं पूछ पाएंगे। ये भी अपना एक प्रकार का संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। तीसरा अपना कारक है कि कक्षा संबंधी कारक। सबसे पहले अपने पढ़ा था कि छात्र संबंधी कारक, उसके बाद में अपने पढ़ा था कि शिक्षक संबंधी कारक। तीसरे नंबर का अपना है कि कक्षा संबंधी कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला अपना है कि कक्षा का वातावरण। अपनी कक्षा का जो है वो वातावरण कैसा है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जो आपकी स्कूल है वो अगर किसी हाईवे के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और अगर कक्षा में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, बच्चे अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कक्षा का वातावरण अपना सही नहीं है। तो कक्षा का जो वातावरण है ये भी जो अपना संप्रेषण को प्रभावित करने में एक कारक है। इसके बाद में कि कक्षा का वातावरण भी संप्रेषण को प्रभावित करता है। कक्षा में अनुशासन। अगर जो बच्चे अपनी कक्षा में बैठे हैं अगर वो अनुशासनहीन है, ठीक है, कोई बच्चा किधर भाग रहा है, कोई बच्चा किधर भाग रहा है, सब आवाज़ें कर रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं मान रहा, तो ये भी अपना संप्रेषण को एक प्रकार से प्रभावित करता है। कक्षा में उपलब्ध संसाधन, ठीक है। एक चीज़ होती है कि अगर तुम किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो तुम्हारे जो साधन है वो भी अच्छे होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास में जो संप्रेषण के साधन है या पढ़ाने के साधन है वो अगर अच्छे नहीं हैं तो भी संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। साधन का मतलब होता है कि जैसे अगर तुम बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से सिखा रहे हो, उन्हें मानचित्र दिखा रहे हो, नक्शे दिखा रहे हो, ग्लोब दिखा रहे हो, तो बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अगर ये साधन तुम्हारे पास में नहीं है तो ये भी अपने संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। अब फोर्थ नंबर पर अपना आता है कि अन्य कारक। अन्य कारक में वही सब है कि भाषा की संप्रेषण को प्रभावित करती है, ठीक है। अगर मेरी भाषा अच्छी नहीं है या बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो ये भी संप्रेषण को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक अंतर, ठीक है, जैसा कि अगर तुम्हारी ड्यूटी जो है वो किसी पहाड़ी क्षेत्र में लगती है या फिर आदिवासी क्षेत्र में लगती है तो अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो भाषा है, बोली है या अपना जो पहनावा है वो उन लोगों से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये भी अपना सांस्कृतिक एक कारक है जो कि अपने संप्रेषण को प्रभावित करता है, क्योंकि अपनी बोली उन बच्चों को जो है वो समझ नहीं आएगी। इसके बाद में है कि संदेश की स्पष्टता, ठीक है। अगर मैं कोई भी बात तुम्हें बोलता हूँ वो अगर स्पष्ट नहीं है तो बच्चों को समझ नहीं आएगी, तो ये भी अपना संप्रेषण को एक प्रकार से प्रभावित करता है। इसके बाद में है कि प्रतिपुष्टि का मैंने पहले ही बताया था कि फीडबैक। अगर हम कोई भी जो बात है वो अगले बंदे तक पहुंचाते हैं, अगर उसका फीडबैक नहीं आता है तो अपना जो संप्रेषण है वो कंप्लीट नहीं होता। अगर हम किसी को मैसेज भी करते हैं, अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो ये जो अपना संप्रेषण है वो कंप्लीट नहीं है। छात्रों का समय समय पर प्रतिपुष्टि देनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि वे क्या सीख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसा कि हम जो भी टॉपिक उन्हें पढ़ा रहे हैं हमने उन्हें थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद में उसी जो लाइन हमने उन्हें बताई थी या हमने उन्हें पढ़ाई थी उससे हम उनसे जो है वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे अगर उसका आंसर देते हैं मतलब कि अपने पास में फीडबैक आ रहा है, तो यहाँ पर अपना संप्रेषण जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। संप्रेषण टॉपिक नहीं, संप्रेषण कंप्लीट होता है जैसे कि अपने पास में फीडबैक आ जाता है। इसके बाद में चलते हैं हम अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु अधिगम सामग्रियों का इस्तेमाल। अधिगम सामग्री क्या होती है, ठीक है। अधिगम का मतलब जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि अधिगम का मतलब है कि जो भी बच्चे और अपने बीच में जो भी बातें हो रही है, जो भी अपन पढ़ा रहे हैं उसे अपन अधिगम बोलते हैं। अधिगम को प्रभावी बनाने हो तो, ठीक है, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे भी बेहतर अगर अपने को पढ़ाना है तो उसके लिए अपने को जो है वो अधिगम सामग्री या फिर शिक्षण सहायक सामग्री जो अपनी होती है उसको अपने को यूज़ में करना है। शिक्षण सहायक सामग्री अपनी होती है 3 प्रकार की, ठीक है। एक तो अपनी होती है द्रव्य शिक्षण सामग्री, दूसरी अपनी होती है कि श्रव्य सामग्री, तीसरी है कि श्रव्य और दृश्य सामग्री। दृश्य जैसा कि अपना जो वर्ड है इससे ही पता चल रहा है, दृश्य मतलब होता है कि देखना। वो शिक्षण सामग्री जिसको कि अपन लोग देखते हैं उसे हम कहते हैं, एक मिनट, वो शिक्षण सामग्री जिसे कि हम आँखों से देखते हैं और उससे हम सीखते हैं उसे हम कहते हैं दृश्य शिक्षण सामग्री। वो शिक्षण सामग्री जिससे कि अपन सुनकर सीखते हैं उसे अपन कहते हैं श्रव्य सामग्री। और वो शिक्षण सामग्री जिसे अपन देखते भी हैं और उससे अपन सुनते भी हैं उसे अपन लोग कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री की अगर अपन बात करें इसमें है कि वह शिक्षण सामग्री जिसे देखा जाए, ठीक है। शिक्षण सामग्री मतलब जिस भी वस्तु से अपन जो है वो सीख रहे हैं, जैसा कि अपना बोर्ड है, जो भी अपना ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड से कोई आवाज़ थोड़ी आती है, अपन ब्लैक बोर्ड को सुन थोड़ी सकते हैं, अपन ब्लैक बोर्ड को सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो देख कर के हम जो भी सीख रहे हैं वो अपनी आ जाती है दृश्य शिक्षण सामग्री में। जैसे कि अपना बोर्ड हो गया, ग्लोब हो गया, ग्लोब जानते हो जैसे कि जो पृथ्वी का जो अपना अनुरूप होता है गोल गोल, उसे अपन लोग कहते हैं ग्लोब। ग्लोब को भी अपन लोग जो है सिर्फ देख सकते हैं, ग्लोब को सुना नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो अपना ग्लोब है वो भी अपना दृश्य में जाता है। बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो अपना है मानचित्र यानी कि जो अपना नक्शा है उसे भी अपन सिर्फ देख सकते हैं।
बुलेटिन बोर्ड ये भी एक प्रकार का बोर्ड है। श्यामपट्ट ये भी बोर्ड है। चार्ट जो भी अपन चार्ट बनाते हैं उन्हें भी अपन देख सकते हैं, सुन थोड़ी सकते हैं, तो ये अपने आ जाते हैं दृश्य में। इसके अलावा चित्र जो भी अपने ग्राफ है, मॉडल और फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, कठपुतली। अब तुम लोग कहोगे कि कठपुतली से आवाज़ आती है, लेकिन कठपुतली से आवाज़ नहीं आती। वो आवाज़ जो आती है वो तो उस व्यक्ति के द्वारा जीत जाती है। जो अपनी कठपुतली है, जो वो खिलौना है, उसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है। फ्लैश कार्ड जितने भी अपने होते हैं या फिर जो खेल हैं वो भी अपने दृश्य शिक्षण सामग्री में आते हैं। इसके बाद में आती है अपनी श्रव्य सामग्री, जिसे कि सुना जाए। सुनकर के हम जिस शिक्षण सामग्री से सीख रहे हैं उसे हम कहते हैं श्रव्य सामग्री। जैसे कि रेडियो, जो भी अपना रेडियो है। अब रेडियो से तुम कहोगे कि रेडियो को मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन देखने से कोई मतलब नहीं है। देखने को तो अपन सभी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन रेडियो से अपन देखकर कुछ भी सीख नहीं रहे हैं। वो तो एक वस्तु है। हम जो सीख रहे हैं वो है कि हम उससे सुनकर के सीख रहे हैं। तो रेडियो अपना आ जाता है श्रव्य में। टेप रिकॉर्डर ये भी एक प्रकार का जो है वो ऑडियो रिकॉर्डर है। इसके बाद में भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला की अगर बात करें, भाषा प्रयोगशाला एक प्रकार की कक्षा होती है, और कक्षा में हर बच्चे की जैसे अपनी लाइब्रेरी होती है वैसे ही अलग अलग बच्चे की अलग अलग सीट होती है। हर बच्चे के जो है वो एक प्रकार की ईयरफोन लगी होती है, और व्यक्ति जो टीचर होता है वो पढ़ाता है, वो सभी के जो है वो सीधे उन बच्चों को सुनाई देता है उस ईयरफोन से। ठीक है। तो सुनाई दे रहा है, इसलिए भाषा प्रयोगशाला भी अपनी श्रव्य में आ जाती है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, एक प्रकार की जो कॉलिंग होती है, ठीक है, ऑडियो कॉल, उस प्रकार से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अपनी है वो भी श्रव्य में आ जाती है। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन जो होता है ये भी एक प्रकार का सुनने का ही होता है, जो कि पुरानी फिल्मों में जिस प्रकार से बजाया जाता था। एक बढ़िया प्रकार का जो वो यंत्र होता था, उस पर एक सीडी लगी हुई होती, वो घूमती रहती थी, वो अपना ग्रामोफोन हो जाता है। वो भी अपना श्रव्य में आ जाता है। इसके बाद में लिंग्वाफोन, ये भी एक प्रकार का ग्रामोफोन के टाइप का ही होता है। ठीक है। ये वर्ड ये तुम लोगों को याद नहीं रखने, बस समझाने के लिए तुम लोगों को बताया था। इसके बाद में श्रव्य दृश्य। श्रव्य दृश्य में वो आ जाती है जिसे अपन देखकर भी सीख रहे हैं और उस चीज़ से जो है वो अपन सुनकर भी सीख रहे हैं। वह सामग्री जिसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। ठीक है। देखने को तो अपनी जो श्रव्य सामग्री है जैसे कि रेडियो, इसे भी अपन देख ही रहे हैं, लेकिन उसको देख करके हम उससे कुछ भी सीख नहीं रहे हैं। अपन जो सीख रहे हैं वो अपन उसको सुन करके सीख रहे हैं। लेकिन दृश्य श्रव्य में अपने पास में ऐसा है कि जो वस्तु है या जो शिक्षण सामग्री है उसे अपन देख रहे हैं, उसे देख करके भी अपन सीख रहे हैं, और उसे सुनकर भी अपन लोग जो है वो सीख रहे हैं। इसमें आ जाता है अपना, अच्छा इसके जो ये उदाहरण थे ये यहाँ से अपने से गलत हो गए। ठीक है। दृश्य श्रव्य में अपने आ जाता है जैसा कि एक प्रकार का अपना जो फ़ोन होता है, ठीक है, उसके अलावा अपना जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर, इस प्रकार से वो शिक्षण सामग्री जिसे देखा भी जाए और सुना भी जाए वो अपनी आ जाती है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंदर। ठीक है। ये अपना गलत है। ये उदाहरण जो है वो श्रव्य शिक्षण सामग्री के अपन ने लिख दिए थे। इसके बाद में आता है कि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। ठीक है। सबसे उपयुक्त कौन सा है? अगर तुम्हें जो अपनी कक्षा में तुम पढ़ा रहे हो उसके लिए तुम्हें अगर बेहतर करना है तो सबसे बेहतर कौन सा है? ठीक है। अगर तुम नक्शा दिखा रहे हो, मानचित्र दिखा रहे हो, बच्चे एक हद तक जो है वो समझ सकते हैं कि ठीक है, बच्चों को जो समझ भी आ रहा है। लेकिन अगर तुम उन्हें कंप्यूटर में उस पर आधारित कोई फिल्म दिखा दो तो बच्चे और भी अधिक प्रभावी ढंग से जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है। तो शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना, बहुत ज़्यादा अगर प्रभावी बनाना है तो अपने को जो दृश्य और श्रव्य ये दोनों प्रकार की जो है वो शिक्षण सामग्री प्रयोग में लेनी है। इसके साथ में अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो सब्सक्राइब कर देना और हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आगे की जो क्लासेज है वो भी अपन इसी पर कंटिन्यू करेंगे। जल्द ही आपके जो शिक्षण अभिरुचि के पूरे टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपन इसमें जो प्रश्न है वो हल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।